गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पॉलिटिकल साइंस की आज की क्लास में आपका स्वागत और अभिनंदन। आज हम बीए पार्ट 2 पेपर 2 भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में भारत के प्रधानमंत्री इस विषय पर परिचर्चा करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 74 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यानी राष्ट्रपति को सलाह और सहायता प्रदान करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसकी अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री के द्वारा की जाएगी। एक्चुअल में इंडिया के अंदर क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है और पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर दो प्रकार की कार्यपालिका होती है। एक तो होती है नाम मात्र की और एक होती है वास्तविक। अभी हमने पिछले कुछ व्याख्यान में राष्ट्रपति और राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में विस्तृत अध्ययन किया और हमने ये देखा कि ये जो शक्तियाँ राष्ट्रपति की थी ये केवल संवैधानिक थी, वह केवल जो थी नाम मात्र की थी। एक्चुअल में जितनी भी शक्तियाँ राष्ट्रपति की है वो सब जो है प्रधानमंत्री द्वारा उन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो प्रधानमंत्री है ये जो है वास्तविक कार्यपालिका है। पंडित नेहरू ने प्रधानमंत्री को शासन में धुरी की कील कहा है। तो प्रधानमंत्री का जो पद है वो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पद। प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संविधान 75(1) में ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। यानी प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। लेकिन व्यवहार में अगर हम देखें तो राष्ट्रपति जो है लोकसभा में जो बहुमत दल का जो नेता होता है उसे प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। अगर लोकसभा में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जो है अपने विवेक का प्रयोग करता है और यूजुअली उसको प्रधानमंत्री के लिए आमंत्रित करता है जिस दल को सबसे ज़्यादा सीटें मिली हो। ठीक है, प्रधानमंत्री बनने के लिए जो है ये मतलब प्रधानमंत्री बनने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद उसे 6 महीने के अंदर अंदर संसद के किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होगी। ठीक है, तो ये नेसेसरी नहीं है कि वो किसी एक सदन का नेता हो अपनी नियुक्ति के समय, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उसे अपनी सदस्यता प्राप्त करनी होगी। वो लोकसभा का भी मेंबर हो सकता है, वो राज्यसभा का भी हो सकता है। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे वो राज्यसभा के सदस्य थे। मैंने आपको बताया कि संसदीय प्रणाली के अंदर जो एक्चुअल पावर्स हैं वो प्रधानमंत्री के पास ही निहित होती है। अब हम प्रधानमंत्री पद की अगर योग्यता की बात करें तो प्रधानमंत्री पद के लिए जो है उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष की होनी चाहिए। और मैंने आपको क्या कहा, उसे किसी एक, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो राज्यसभा का हो, किसी एक दल की सदस्यता उसे मतलब किसी एक दल का वो सदस्य होना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको बताया मनमोहन सिंह जो थे वो राज्यसभा के सदस्य थे। इसी तरह 1967 में जो मिसेस इंदिरा गांधी थी वो भी जो थी राज्यसभा की ही सदस्य थी। अब हम प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में बात करेंगे।
डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि प्रधानमंत्री वास्तव में मंत्रिमंडल के वृत्तखंड की मुख्य आधारशिला है। प्रधानमंत्री पद के महत्व को स्पष्ट करते हुए पंडित नेहरू ने भी कहा था कि वह सरकार की नीतियों का निर्धारण करता है। प्रधानमंत्री का जो पद है वो इतनी अधिक शक्तियाँ उसके पास है कि अगर वह वो अधिनायक तक बन सकता है। तो एक्चुअल में जो सारी पावर्स हैं, जो हमने राष्ट्रपति की जितनी भी शक्तियों का अध्ययन किया था, वो सारी पावर्स एक्चुअल में जो है प्रधानमंत्री के पास हैं। हम प्रधानमंत्री की शक्तियाँ जो है उस पर विस्तृत डिस्कशन करते हैं। पहली उसकी मंत्री परिषद के संदर्भ में। तो जो है प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के सदस्यों को नियुक्त करवाता है, यानी वो राष्ट्रपति को सलाह देता है कि मंत्री परिषद के किन सदस्यों को नियुक्त करना है। फिर वह मंत्रियों को विभाग अलॉट करता है और उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है। वह उनको उनके जो डिपार्टमेंट्स हैं या उनको जो विभिन्न विभाग जो है वो प्रधानमंत्री जो है मंत्री परिषद के जो सदस्य होते हैं उनको विभिन्न विभाग आवंटित करता है। तो अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री जो है वो पहली चीज़ तो क्रिएटर होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, और इसी के साथ साथ वो ये भी डिटरमिन करता है कि किसको कौन सा विभाग मिलना है या नहीं। मतभेद होने की स्थिति में अगर प्रधानमंत्री का किसी भी मंत्री परिषद के सदस्य से मतभेद होगा तो ऐसी स्थिति में जो है वो मंत्री परिषद के सदस्य रिज़ाइन कर देगा। प्रधानमंत्री जो है मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है और महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। वह सभी मंत्रियों को दिशा निर्देश देता है, नियंत्रित करता है और उनके कार्यों में कोऑर्डिनेशन भी बैठाने का काम प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री अगर अपने पद से त्यागपत्र दे दे तो इसका मतलब होता है कि जो संपूर्ण मंत्री परिषद है वो खत्म हो गया। तो जो प्रधानमंत्री है वो उसका क्रिएटर भी है और डिस्ट्रॉयर भी है, और उसके जितने भी काम हैं उन सबको कोऑर्डिनेट करने का काम भी जो है प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। पंडित नेहरू ने भी ये स्वीकार किया था कि प्रधानमंत्री जो है एक समन्वयकर्ता, एक पर्यवेक्षक के रूप से जो है वो बहुत अधिक है। प्रधानमंत्री की जो भूमिका है, प्रधानमंत्री जो है मंत्रिमंडल की बैठक मंत्रिमंडल को क्रिएट करता है, उनकी बैठकों की अध्यक्षता करता है, उनके संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रधानमंत्री का जो परामर्श होता है वो निर्णायक होता है, उनको विभाग देता है, उनके विभागों में फेरबदल करता है और संपूर्ण मंत्रिमंडल के समन्वयकर्ता के रूप में जो है वो कार्य करता है। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के संबंध के बीच में विभिन्न प्रकार की उक्तियों का प्रयोग किया गया है, जैसे उसे समकक्षों में प्रथम कहा गया है। लेकिन प्रधानमंत्री की जो भूमिका है मंत्रिमंडल के साथ वो समकक्षों में प्रथम से बहुत अधिक है। वह नक्षत्रों के बीच चंद्रमा, या जैसा डॉक्टर जेनिंग्स ने कहा है, ऐसा सूर्य है जिसके चारों ओर समस्त ग्रह घूमते हैं। अगर हम एक्चुअल में भी देखें तो चाहे पंडित नेहरू रहे हो, इंदिरा गांधी रही हो, या अगर हम मोदी जी की बात मोदी की बात करें तो जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने मंत्री परिषद में बहुत अधिक जो है प्रभावी और महत्वपूर्ण भूमिका का उपयोग किया है। अब हम प्रधानमंत्री के जो संबंध है वो राष्ट्रपति के साथ उसकी जो शक्तियां हैं राष्ट्रपति के संदर्भ में इसको डिस्कस करेंगे। प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच में महत्वपूर्ण कड़ी होता है। संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के जो है वो 3 कर्तव्य बताए गए हैं। वह संघ के प्रशासन तथा कानून निर्माण से संबंधित विधेयकों के विषय में मंत्री परिषद के निर्णयों
कि राष्ट्रपति को सूचना देना, यानी जो भी निर्णय मंत्रिपरिषद द्वारा लिए जाते हैं, प्रशासनिक कार्यवाही और विधान से जुड़े हुए जो भी निर्णय लिए जाते हैं मंत्रिपरिषद के द्वारा, उन निर्णयों से जो है राष्ट्रपति को अवगत कराता है। दूसरा, संघ के प्रशासन के संबंध रखने वाले मामले तथा कानून निर्माण से संबंधित प्रस्तावों के बारे में राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देना जिसे वह मांगे, यानी राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर जो है जो भी सूचना जो राष्ट्रपति द्वारा मांगी जाती है वो सूचना राष्ट्रपति को उपलब्ध कराना। तीसरा, यदि राष्ट्रपति ऐसा चाहे तो मंत्रिपरिषद के विचार के लिए ऐसा कोई मामला रखना जिस पर कोई मंत्री अपना निर्णय ले चुका हो किंतु जिस पर मंत्रिपरिषद ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया हो। यानी अगर राष्ट्रपति यह चाहे कि किसी एक विषय पर मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किया जाना हो जिस पर किसी मंत्री ने तो निर्णय ले लिया हो किंतु मंत्रिपरिषद द्वारा निर्णय न लिया गया हो, तो ऐसे जो निर्णय हैं उस पर मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार करना। तो आर्टिकल 78 में राष्ट्रपति के संदर्भ में प्रधानमंत्री के 3 कार्य बताए हैं। पहला, समय समय पर राष्ट्रपति को शासन के संबंध में सूचनाएं उपलब्ध कराना। दूसरा, जब जब राष्ट्रपति द्वारा कोई सूचना मांगी जाए उन सूचनाओं को राष्ट्रपति को उपलब्ध कराना। और तीसरा, कोई निर्णय अगर किसी मंत्री द्वारा लिया गया हो किंतु मंत्रिपरिषद द्वारा न लिया गया हो तो ऐसे निर्णयों पर पुनर्विचार करना। तो अगर हम कहें तो जो प्रधानमंत्री है ये राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो जो भी निर्णय मंत्रिपरिषद द्वारा लिए जाते हैं उन्हें समय समय पर राष्ट्रपति को सूचित करता है। यह भी कहा गया है कि जो संविधान जो है मंत्रिपरिषद से अलग राष्ट्रपति से किसी कार्य की अपेक्षा नहीं करता। यह प्रधानमंत्री का दायित्व है कि वह मंत्रिमंडल के निर्णयों से राष्ट्रपति को अवगत कराए। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की ये ड्यूटी है कि वह मंत्रिपरिषद द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं, जो भी सूचनाएं मांगी जाती है उससे राष्ट्रपति को अवगत कराए। ठीक है, नेक्स्ट, जितने भी मेजर अपॉइंटमेंट्स राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं एक्चुअल में वो सारे अपॉइंटमेंट्स जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ही करता है, चाहे वो जो है कंट्रोलर जनरल का हो, संघ लोक सेवा के अध्यक्षों का अपॉइंटमेंट हो, चुनाव आयुक्त का हो, वित्त विभाग के अध्यक्ष, जितने भी महत्वपूर्ण पदों की नियुक्ति जो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, उन सभी नियुक्ति के अंदर जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ही काम करता है। अब संसद के संदर्भ में अगर हम प्रधानमंत्री की शक्तियों की बात करें तो प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, इसीलिए जो है वो लोकसभा का नेता भी होता है। अब संसद का सत्र बुलाना है या उसको पोस्टपोन करना है, उसे एडजर्न करना है, इस बारे में जो सिफारिश है राष्ट्रपति को वो प्रधानमंत्री देता है और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश के अनुसार ही काम करता है। वह राष्ट्रपति से लोकसभा को भंग करने की सिफारिश भी देता है। जो भी सरकार की नीतियों की घोषणा होती है, इम्पोर्टेंट नीतियों की घोषणा है, वह संसद में प्रधानमंत्री के द्वारा ही रखी जाती है। चूँकि मैंने आपसे क्या कहा, प्रधानमंत्री संसद में बहुमत दल का नेता होता है, तो वह संसद में जो है केवल अपने ही दल को रिप्रेजेंट नहीं करता बल्कि पूरी संसद को नेतृत्व प्रदान करता है। ठीक है,
वह जितने भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं, जितने वह सरकार जो लेना चाहती है, उन सब की घोषणाएं जो है वो संसद के समक्ष रखता है। प्रधानमंत्री अपने भाषण में जो भी सरकार के इम्पोर्टेंट नीतियां होंगी, चाहे वो आर्थिक हो, वैदेशिक हो, जो भी निर्णय हैं, वो सब जो है वो अपनी जो भाषण है उसमें उन नीतियों की घोषणा करता है। व्यवस्थापन की प्रक्रिया में भी प्रधानमंत्री जो है वो अहम भूमिका का निर्वहन करता है। सभी महत्वपूर्ण विधेयक जो है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। उसकी सहमति के बिना कोई भी महत्वपूर्ण विधेयक जो है सदन में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। चूँकि प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है, इसलिए उसके द्वारा जितने भी समर्थित विधेयक होते हैं वह कानून की अवस्था में पहुंच जाते हैं। प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा में विरोधी दल का सहयोग व समर्थन प्राप्त करने की भी कोशिश करता है। ठीक है, तो एक्चुअल में देखा जाए तो मैंने आपसे क्या कहा कि जो प्रधानमंत्री है वह संसद को भी जो है वो स्पेशली जो लोकसभा है उसको भी नेतृत्व प्रदान करता है। मतलब संसद के अगर सत्र बुलाना है, अजर्नमेंट करना है, या अगर लोकसभा का विघटन करना है, तो ये जो सारी शक्तियां हैं ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ही करता है। आज के लिए बस इतना ही। आज हमने प्रधानमंत्री की 3 शक्तियाँ देखी, मंत्रिपरिषद के संदर्भ में, राष्ट्रपति के संदर्भ में और संसद के संदर्भ में। अगले व्याख्यान में हम प्रधानमंत्री की बाकी की शक्तियाँ और उसकी संवैधानिक स्थिति इस विषय पर परिचर्चा करेंगे। आशा करती हूँ आज का व्याख्यान आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।